तो अब देखते हैं कि अब डिबेट कहाँ से शुरू होती है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं है, संशोधन। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, एक है आर्टिकल 13(2), जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और आगे भी काम आएगा। तो आर्टिकल 13(2) यानी 13 के अंदर जो दूसरा आर्टिकल है, याद है या नहीं है आप लोगों को? आर्टिकल 13 एक बार वापस बता देता हूँ। जो पहला है उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो भी लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, यानी असंगत है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं, तो वो कानून जो है, उस कानून के वे हिस्से जो मूल अधिकारों से असंगत है, वो शून्य होंगे। पूरा कानून शून्य नहीं होगा, पहले में। दूसरा था कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे कि मूल अधिकार कम होते हों, और अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाएगी तो वो कानून या वो विधि वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स में कटौती करने वाले जितने भी प्रोविजंस होंगे उस कानून के, वो सारे शून्य होंगे। ये था 13(2). फिर 13(3) पढ़ा था आपने, जिसमें लॉ का मतलब क्या होगा उसको डिफाइन किया गया था। 13(4) में वो, चलो आगे आ जाएगा 13(4) में से। तो आर्टिकल 13(2) है एक तो। दूसरी तरफ है आर्टिकल 368, 368। ये दो आर्टिकल है। ये सीधा सीधा कहता है कि पार्लियामेंट, संसद जो है, विधि द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से ये पता है आपको। पार्लियामेंट कांट रिड्यूस फंडामेंटल राइट्स बाय द लॉ। सिंपल भाषा में अगर कहें तो पार्लियामेंट का काम ही है विधि बनाना, एक्ट पास करना, ठीक है। विधि कहें या इसको एक्ट कहें, अधिनियम कहें, तो अधिनियम पारित करना, विधियां बनाना पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, ऐसा एक्ट पास नहीं करेगी जिससे कि फंडामेंटल राइट्स कम होते हो, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन जो है वो आपके दिया हुआ है। जबकि आर्टिकल 368 में दिया गया है कि पार्लियामेंट, संसद, संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन। संशोधन कर सकती है का मतलब कोई भी पार्ट जोड़ सकती है, कोई भी पार्ट हटा सकती है, ठीक है। तो ये इसमें जो है ना, खास बात ये है कि इसमें संशोधन की कोई सीमा नहीं दे रखी है। क्या नहीं दी गई है? देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट पावर। ये संशोधन की जो शक्ति है, इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है कि कितना संशोधन कर सकती है और कौन से भागों में नहीं कर सकती है। अब सीमा नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये है कि संसद जैसा चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट इन एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? How can we say this thing? Because we knew that in Article 368 there is no limit of amendment power of Parliament is mentioned. ठीक है, आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट करने का जो पावर है, उसकी किसी लिमिट का उल्लेख नहीं है। नहीं है मतलब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, इसका मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकती, किसी भी भाग को हटा सकती है, किसी में भी कोई भाग जोड़ सकती है। ऐसी शक्ति आर्टिकल 368 देता है। सामान्य विधि, नॉर्मल एक्ट, जैसे नरेगा एक्ट, सेबी एक्ट जो पास किए जाते हैं, और ये आर्टिकल 107 में इसकी प्रक्रिया लिखी हुई है। कौन से में लिखी हुई है? 107 में। एक है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, जिसका उल्लेख आपने देखा अभी कि आर्टिकल 368 में दे रखा है। तो 368 पर हावी हो जाता है, इस पर भी लागू होता है या नहीं होता है, तो इस चीज की डिबेट जो है वो आगे चलेगी। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस में जो है वो संसद ने माना कि आर्टिकल 13(2) जो है वो इतना पावरफुल नहीं है। आर्टिकल 13(2) ज्यादा पावरफुल नहीं है, और ये आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होता, इस पर लागू नहीं होता। तो सुपीरियर कौन है? आर्टिकल 368 सुपीरियर है, और आर्टिकल 13(2) जो है वो इंफीरियर है, यानी ये इस पर लागू नहीं होता। यानी कि इससे अगर फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाता है तो वो कर सकता है, ये इसे नहीं रोक सकता। आर्टिकल 13(2) 368 को नहीं रोक सकता। आर्टिकल 13(2) किसे रोकता है? ये केवल सामान्य विधियों को पर लागू होता है।
ऑर्डिनरी लॉ पर लागू होता है, उन्हीं का बादशाह है ये, उनको रोक सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ से फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कम कर सकती है। ऐसा शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में भी सेम यही वाली बात रिपीट की कि आर्टिकल 368 इज सुपीरियर देन आर्टिकल 13(2). Parliament can reduce fundamental rights by constitution amendment, but Parliament can't reduce fundamental right by the ordinary law. और उसके बाद हमने देखा कि गोलकनाथ केस में उलट दिया फैसला न्यायालय ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले गलत समझा था, और यहां उन्होंने माना कि आर्टिकल 13(2) जो है इज सुपीरियर देन आर्टिकल 368। इन दोनों में कौन सुपीरियर है? तो पहले वाले दोनों में माना था कि ये सुपीरियर है, अब ये माना कि ये सुपीरियर है, और ये सुपीरियर होने के कारण इस पर भी लागू होता है। ये केवल ऑर्डिनरी लॉ पर लागू नहीं होता है 13(2). कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो अ लॉ। संविधान संशोधन जो अधिनियम होता है वो भी एक विधि है, और ये सभी विधियों पर लागू होता है, सामान्य विधियों पर भी और संविधान संशोधन विधियों पर भी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन की शक्ति दी गई है, अमेंडमेंट का जो पावर दिया गया है, इस अमेंडमेंट के पावर से फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती। तो और शॉर्ट में कहे तो यहाँ पे है कि संसद फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, इसमें भी कहा कम कर सकती है, इसमें कहा कि संसद फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें कहा कि नहीं कर सकती, कि ये कौन रोकेगा पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट के पास तो शक्ति है 368 के, तो 368 से भी सुपीरियर है 13(2), और ये 13(2) रोकता है पार्लियामेंट को, वो नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को कम। लेकिन ये जो इसने कहा कि इससे पहले जो कर दिए गए हैं वो कर दिए गए हैं, उन पर ये वर्डिक्ट लागू नहीं होगा। देयर विल नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वर्डिक्ट। इस निर्णय यथावत रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे संविधान में, हम उनको समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट भविष्य में जो है वो इस तरह का संशोधन नहीं करे। उसके बाद हमने देखा कि 24वां संविधान संशोधन करके, और दोनों आर्टिकल में, कौन से में? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, दोनों के अंदर जो है संशोधन करके ये क्लियर कर दिया गया कि आर्टिकल 13(2) जो है वो आर्टिकल 368 को नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा, ये क्लियर कर दिया। यानी 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से 24वें संविधान संशोधन के द्वारा पार्लियामेंट ने अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो है 25वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C जोड़ा गया, और 31C मैंने जैसा कि बताया कि 39B याद होगा आपको, और 39C के जो उद्देश्य दिए हुए हैं डीपीएसपी में, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है, क्या पारित करती है? कोई एक्ट पास करती है, और इस एक्ट से कौन से फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और 31 का हनन होता है, तो वो हो सकता है, एक बार नहीं 100 बार हनन किया जा सकता है। इन देयर कैन बी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31 बाय द पार्लियामेंट्री एक्ट इफ दिस एक्ट इज पास्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C। इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद, तो ये डीपीएसपी है। ये क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डीपीएसपी के उद्देश्य, इन दो डीपीएसपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 मूल अधिकारों की बलि चढ़ाई जा सकती है। तो ये हो गया 25वां। और इसके बाद कहा कि ये जो एक्ट होगा, इसको जो है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में कहेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में जो 24वें, 25वें और 29वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो है चैलेंज किया गया था कि ये गलत है, ये संविधान के अनुरूप संसद ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर ये अमेंडमेंट करके और इतनी शक्तियां प्राप्त की है, ऐसा कहा गया था, चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24वां, 25वां और 29वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर वैलिड and parliament can make amendment in any part of constitution and it can make amendment even in the fundamental rights। मूल अधिकारों में भी ये संशोधन, संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, किसी भी भाग में कर सकती है, और मूल अधिकारों में भी संशोधन करके उन्हें कम कर सकती है। ये संसद की शक्ति है आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन संसद को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। देयर आर सम बेसिक features of our constitution which can't be removed, which can't be reduced, ठीक है, which can't be distorted।
और इन बेसिक जो फीचर्स है इनको ही नाम दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बुनियादी ढांचा। संविधान का बुनियादी ढांचे का मतलब सिंपल इतना सा है कि संविधान की मूलभूत विशेषताएं, खासियतें, विशेषताएं, ठीक है, उनको कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो भी चेंज करने हैं वो करो। तो इस तरह से केशवानंद भारती में जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो है वो दिया गया था। 13 जजेस की जो है वो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। 24 अप्रैल 1973 को ये वर्डिक्ट आया था और भारतीय इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण जो वर्डिक्ट है उनमें से एक माना जाता है। उनमें से भी क्या, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो फैसला कौन सा है न्यायालय का भारतीय संविधान को लेके, तो वो यही है, केशवानंद भारती। और केशवानंद जी की अभी सितंबर 2020 में ही मृत्यु हुई है 80 साल की उम्र में। ये शंकराचार्य थे, एडनीर जो मठ है केरल के अंदर उसके, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है, और फिर फंडामेंटल राइट में आगे अपन देखेंगे कि अगला जो अमेंडमेंट था वो था 42वां संविधान संशोधन। और 42वें में क्या किया गया था, आर्टिकल जो 31C था इसको विस्तृत रूप दिया गया। पहले इसमें केवल दो थे, 39C और 39B और 39C के उद्देश्य। अब इसमें लिख दिया कि सभी डीपीएसपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद यदि कोई एक्ट पास करती है और उस एक्ट से फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से 14, 19 एंड 31 का वायलेशन होता है तो हो, और इस आधार पर वो एक्ट इनवैलिड नहीं होगा। तो ये 31C जो है वो अपन ने देख लिया था, इसका विस्तार किया गया। लेकिन अगले जो मिनर्वा मिल्स जो वहाँ मामला है उसमें 39C में जो ये एक्सपेंशन किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड माना कि नहीं, ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने पहले 2 डीपीएसपी के लिए कहा था, हमने आपको अनुमति दे दी, लेकिन अब तो आप बढ़ते ही जा रहे हो और सब कह रहे हो किसी भी डीपीएसपी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 मूल अधिकारों का वायलेशन किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए 31C को, आर्टिकल 31C को फिर से जो पहले जोड़ा गया था 25वें अमेंडमेंट से जिस रूप में जोड़ा गया था उसी रूप में वापस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 42वें संशोधन से जो उसमें बदलाव लाए गए थे उन बदलावों को इनवैलिड घोषित कर दिया। तो ये तो था आपके कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन है। और अब जो है अपन देखते हैं संविधान